एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो में सेंड किया था कि आप प्लांट और एनिमल्स को क्यों सुरक्षित करना चाहते हैं और क्यों करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपके 2 या 3 पॉइंट्स में क्लियर किए थे। फर्स्ट पॉइंट था आपका उसमें कि डिफॉरेस्टेशन, जो आप पेड़ों को काटते हैं, प्लांट्स को क्लियर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, या आप किसी फैक्ट्री या बिल्डिंग का आपको निर्माण करना है, उसके लिए आप प्लांट्स को काट देते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। और उसके बाद टॉपिक जो था वो था कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम होते हैं। तो आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन से डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने क्रिएट होती हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। ड्रॉट क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही, कि जब एक रीजन में एक लंबे समय तक क्या है रेन नहीं आती है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। किसके कारण? जब आप प्लांटों को कंटिन्यूसली काटते रहते हैं, उनको क्लियर करते रहते हैं फॉरेस्ट से या आसपास के एरिया से, तो होता क्या है, उससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जो बारिश आने वाली होती है वो टाइम पर नहीं आती है, यानी उसका सिस्टम चेंज हो जाता है। जब बारिश की ज़रूरत है तब नहीं आएगी, और हो सकता है आए भी ना, लंबे समय तक वर्षा ना हो। तो ऐसा रीजन होता है जिससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है और वहाँ पर ड्राउट यानी सूखा पड़ जाता है। और ये कंडीशन सपोज कंटिन्यूसली चलती रहती है लॉन्ग समय तक, 20 ईयर, 30 ईयर, 100 ईयर्स तक आप प्लांटों को काटते रहते हैं, तो उससे क्या है, आपकी सॉइल का जो टेक्सचर है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, वो क्या है, चेंज हो जाती हैं। और धीरे धीरे वो आपकी जो सॉइल है वो किस में चेंज होने लगती है? डेजर्ट में। ठीक है ना। डेजर्ट में चेंज होने लगती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेस फर्टिलिटी हो जाती है, हार्ड एंड रॉकी लेयर्स बन जाती हैं सॉइल में। दिस सॉइल लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल, और इसी को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तानीकरण, यानी उस सॉइल का आपकी का क्या हो गया, डेजर्ट बन गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया। टोटल जो आपकी लैंड है वो क्या बन चुकी है? डेजर्ट बन चुकी है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी वीडियो मेन रूप से। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी हमको कैसे उनका संरक्षण करना चाहिए। तो संरक्षण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे आप, तो आपके जिस एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनको ह्यूमंस अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फैशन के लिए, पैसा कमाने के लिए प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या है, किल करते रहते हैं, मारते रहते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे आपका जो इकोसिस्टम है या जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, इवेलेंस हो जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आने लगती हैं। तो इसमें यही दिया हुआ है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट, ये इसको समझाने के लिए प्रोफेसर अहमद क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व की विजिट रखते हैं बूजो पहेली और उसके क्लासमेट्स के साथ। और कहाँ जाते हैं? पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये कहाँ पर है? एमपी में है। पंचमढ़ी एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, वहाँ पर ये फैला हुआ है बहुत ही लॉन्ग एरिया में। यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अपर हिमालय पीक, हिमालय की ऊपरी चोटी तक, और नीचे वेस्टर्न घाट तक ये फैला हुआ है। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल्स देख सकते हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एक यूनिक इसका करेक्टर है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है प्लांट्स और एनिमल में पाई जाने वाली डिफरेंसेस। नीचे आपका कि हमें प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए इनको, तो टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फना एंड देयर हैबिटेट्स। फ्लोरा एंड फना का मतलब हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एक पार्टिकुलर एरिया पर पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक पार्टिकुलर एरिया पर, ध्यान से सुनेंगे, पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स को फ्लोरा एंड फना कहते हैं। वैसे तो प्लांट एंड एनिमल्स कहते हैं, लेकिन वो चीज़ केवल वहीं पर पाई जाती है, अदर किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री में नहीं। ऐसी प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फना कहा जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन एयरमार्क। मतलब जो आप प्लांट और एनिमल को सुरक्षित करते हैं वो तीन तरह से, तीन एरिया से कर सकते हैं, तीन रीजन से। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अब आपके ये होते क्या हैं ये आपको समझना है। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन आ सकती है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। तो एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। यहाँ पर केवल एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको कोई भी वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, उनके हैबिटेट को कोई भी डिस्टर्बेंस वहाँ पे ना हो, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। वी कॉल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव जो भी वहाँ पे रह रहे हैं। वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स, यानी वो कहीं पर आ जा सकते हैं, कहीं जाकर किसी भी एरिया में जो उनका आरक्षित क्षेत्र है उस पार्क में जा सकते हैं, और वहाँ पे जो संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, फूड के हों या अदर वाटर रिसोर्सेज, वो आसानी से उनको यूज कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ऐसी जगह को कहते हैं नेशनल पार्क्स। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र, यानी इन दोनों से बड़ा क्षेत्र होता है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें यानी सभी आ जाते हैं आपके, क्या आ जाएंगे? प्लांट्स भी आएंगे, वाइल्ड लाइफ और भी उसमें जो भी रह रहे हैं वहाँ पे ट्रिबाल्स हैं, जो जनजाति लोग हैं जो भी रह रहे हैं, वो सब इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। ओके। अब आपकी एक टेबल दी हुई है यहाँ पर, प्रोटेक्ट एरिया फॉर द कंजर्वेशन। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, यदि आपको जानते हैं कोई, यदि आप कोई नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं तो उसको लिखिए, नेशनल पार्क का नाम लिखिए, वाइल्ड सेंचुरी लिखिए, बायोस्फीयर रिजर्व लिखिए। आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में लिखेंगे केवल, और कंट्री में पूछा जाता है तो कंट्री में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंट्री में, एक आप कंट्री में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एक यहाँ पर आपके ज़िले में कोई नेशनल पार्क है या नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व है या नहीं है, आपको यहाँ लिखना है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मथुरा में रहते हैं तो मथुरा में मुझे तो लगता नहीं कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक आपको यहाँ कीटम झील पे तो मिलेगा, वो कीटम झील है शायद, और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। स्टेट में आपके में है, आप यूपी में रहते हैं, हर जगह मिल जाएंगे आपको। आप उसमें अपने देखेंगे, जैसे आपका सीतापुर में भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका लखीमपुर में है, ठीक है ना। आपके यूपी में बहुत सारे हैं, आपके इंडिया में जो भी आप स्टेट वाइज देखेंगे सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप इनकी एक टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। प्रोफेसर अहमद बुजुर्ग पहली को ले जाते हैं और वहाँ पर विजिट करने जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी में। तो वहाँ पर एक आपके क्या मिलते हैं, एक कर्मचारी हैं, वर्कर हैं जो माधव जी हैं, वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। जो है बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यहाँ एक केवल वर्ड आपकी नज़र में आ रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी ब्रांच है साइंस की, इसमें डिग्री तक होती हैं, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांच है साइंस का, ये एक वर्ड नहीं है केवल। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स है उस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट एनिमल्स में क्या डिफरेंसेज हैं। इस वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर रिजर्व में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इतना ही बड़ा रोल होता है। जनरली आर फाउंड द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ द एरिया। किस में हेल्प करता है? बायोडाइवर्सिटी में और वहाँ के जो कल्चरल है उसके बारे में, संस्कृति जो है वहाँ की। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी में आप देखेंगे सतपुड़ा भी है, एक नेशनल पार्क भी है वहाँ, ठीक है ना, एक वाइल्ड सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये देखिए आप, ये आपका दे रखा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे प्रोफेसर अहमद के साथ बुजुर्ग पहली उसके क्लास में क्या है विजिट करने जाते हैं। तो यहाँ पे बोरी में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सतपुड़ा में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में और भी प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व में एक ही स्थान हो, उस पर बहुत सारे और भी आपके प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं जो प्लांट्स एनिमल्स के लिए होते हैं। अब आ जाइए फ्लोरा एंड फना। नेक्स्ट है आपका फ्लोरा एंड फना।
तो फ्लोरा एंड फना क्या होता है, जैसे ही बच्चे इंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में तो उन्हें ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, हरे हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉक टी ट्रीज, मतलब टीक का जो प्लांट होता है उसको देखकर, ये जो टीक के प्लांट होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनको देखकर हरे भरे प्लांट होते हैं, बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो अंदर की तरफ जाते हैं तो उन्हें कुछ एनिमल्स भी नज़र आते हैं। पहेली फाइंड ए रैबिट, एक उसको रैबिट मिलता है, उसके पीछे दौड़ने लगती है। प्रोफेसर अहमद से मना करते हैं कि नहीं रुकिए आप। उसने पूछा क्यों गुरुजी, तो उसने बताया कि एनिमल जो होता है अपने हैबिटेट में बहुत ही हैप्पीली रहता है, बहुत प्रसन्नता से रहता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में ही वो प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू द पार्टिकुलर एरिया। ऐसे प्लांट जो टिपिकली मतलब कठिन रूप से केवल और केवल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया टर्म एज फ्लोरा एंड फना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। यानी ऐसे प्लांट और एनिमल जो केवल और केवल उसी जगह पर पाए जाते हैं और कहीं नहीं, और किसी बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पाए जाते हैं। लाइक दी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल सुन के हैं, जैसे वॉल्फ वाइल्ड डॉग है, चीतल है, वॉल्फ है, लेपर्ड है, फर्न है एंड जामन ट्री। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? स्थानिक जातियां। स्थानिक जाति मतलब क्या है, केवल एक ही जगह पर पाई जाने वाली। सून द ग्रुप क्वाइटली इंटर द डीप फॉरेस्ट, चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वेरल। यानी बहुत बड़ी गिलहरी को देखकर बच्चे जो है बड़े उत्साहित होते हैं। तो गिलहरी कौन सी है, ये यहाँ पर है, ये रही आपकी, ठीक है ना, ये आपकी गिलहरी है, गेंट गिलहरी, ठीक है। बहुत बड़ी गिलहरी आपने नहीं देखा हो। ये केवल कैसी है, एंडेमिक स्पीशीज है, जो केवल और केवल एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन द पार्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। यानी नेचर के नेचुरली वो और कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। आप उनको कहीं सपोज ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ सपोज वो डेवलप कर जाती है स्पीशीज, तो अलग बात है। लेकिन प्राकृतिक रूप से कहीं और किसी जोन में, किसी एरिया में नहीं पाई जाती हैं, ऐसी जातियों को कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। मीन्स स्थानिक जाति, एक ही स्थान पर पाई जाने वाली। लाइक एज, ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। माधव जी, सॉल एक साल का प्लांट होता है, एंड वाइल्ड मैंगो मतलब जंगली आम, ठीक है। ये ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं, ये दिए हुए हैं दोनों। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, बायसन कहाँ है, बायसन में है। इंडियन गेंट गिलहरी एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फना ऑफ दिस एरिया। फना कौन सा है, एक फ्लाइंग गिलहरी जो केवल केवल उसी जगह पर पाई जाती है, और प्लांट कौन सा है, वाइल्ड, जो आपका मैंगो होता है, ठीक है। अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब उनके हैबिटेट को नष्ट कर देना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज मे इफेक्टेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। यानी उनके आवास को नष्ट कर देना ये प्रूफ करता है कि वो आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, या तो नई जातियां उनकी बनेंगी तो ही बचेंगे, वरना वो समाप्त हो सकते हैं। अब बेटा स्पीशीज क्या होती है समझिए। एक स्पीशीज होती है, ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस के साथ ही उसकी मैरिज होती है, उसके मतलब बच्चे पैदा होते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरब्रीडिंग। यानी अपनी ही जाति के साथ हम इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे जनरेशन आगे बढ़ती है, ठीक है, जिससे हमारे ऑफस्प्रिंग मतलब हमारे नवजात शिशु पैदा होते हैं। स्पीशीज एंड नॉट विद मेंबर ऑफ द अदर स्पीशीज, हम इंटरब्रीडिंग किसी अन्य स्पीशीज के साथ, लाइक जैसे हमारी अन्य स्पीशीज हैं जैसे बफेलो और ये हैं, इनके साथ हम इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, इनके साथ हमारे रिलेशन नहीं हो सकते हैं। तो स्पीशीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो केवल अपनी ही जाति के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट killing or capturing animal in general in strictly prohibited punished by the law in the all such places, यानी ऐसी जगह पर जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पर एनिमल्स को मारना, उनको पकड़ना, उन पहुँचे मतलब होता है उनकी खाल को बिजनेस करने के लिए मारना, वो सब वहाँ पर निषेध होता है, आप नहीं कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज like reserve forest provide protection and suitable living conditions to wild animals, जो वहाँ पे जीव रह रहे हैं उनके लिए प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है। he also tells them that people living in wild sanctuary are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, यानी वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जैसे ट्रिबाल्स हैं, जनजाति लोग, केवल उन्हीं के लिए अलाउ होता है कि वहाँ पर अपने जो पशुधन है उसको वहाँ पर वो चरा सकते हैं, वहाँ से दवाई और लकड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और किसी के लिए अलाउ नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो टू हेयर, माधव जी टेल्स देम दैट these reserves are large and diverse enough to protect full set of the ecosystem। इकोसिस्टम एक वर्ड आया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इकोसिस्टम होता है जहाँ पर हमारे प्लांट एनिमल्स, सनलाइट, सॉइल, एयर, प्लांट्स और वहाँ पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी एक साथ रहते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ही लार्ज एरिया है ये, और यहाँ पे क्या है, डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, यानी सभी को यहाँ पे सुरक्षित किया जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो रिजर्व किया गया नेशनल पार्क है वो सबसे पहला कौन सा है? सतपुरा का ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे क्या है, नेक्स्ट, एज चिल्ड्रन मूव ahead they see a broad with सतपुरा टाइगर रिजर्व। जैसे ही बच्चे इधर उधर मुड़ते हैं तो उन्हें लिखा मिलता है टाइगर रिजर्व, रिटन ऑन इट, एक बोर्ड पर मिलता है लिखा हुआ। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री में, अपने देश में टाइगरों को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस project was to ensure that survival and maintenance of the tiger population in the country, यानी अपने देश में इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इनकी जनसंख्या को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो आपको देख सकते हैं कि जब वो जाते हैं तो उन्हें इस तरह के वहाँ पे एनिमल्स नज़र आते हैं। टाइगर इज वन ऑफ मैनी स्पीसीज विच इज स्लोली डाइस्परिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, मतलब धीरे धीरे एक ऐसी जाती है ये भी समाप्त हो रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। लेकिन सतपुरा का एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि हमारे जो टाइगर हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि टाइगर की हमें क्या ज़रूरत है? टाइगर का बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, आपके इन्वायरमेंट में जितना आपका है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो उसमें रहने वाले जो जीव हैं जिनको ये किल करते हैं, मारते हैं, खाते हैं, उनकी संख्या उसमें इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने आवास को छोड़कर का जो है गांव में या देहात में आने लगेंगे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं। तो इनका होना भी एक आपके सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक एंडेंजर्ड एनिमल्स, संकटापन्न, यानी संकट, जिनके ऊपर संकट है, यानी जो समाप्त होने के कगार पर खड़े हैं। ऐसे हमारे एनिमल्स, प्लांट्स जो कैसे हैं? समाप्त होने के कगार पर खड़े हैं, उन्हें कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। यहाँ लिखेंगे बफेलो एंड द बारहसिंगा, आपको दिख रहा है इसमें। वी ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क एनिमल हु मेंबर are diminished to a level that they might face extinction are known as the endangered animals।
यानी ऐसे एनिमल्स हमारे जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और जो समाप्त होने के बिल्कुल कगार पर हैं, समाप्त होने ही वाले हैं, उनको हम कहते हैं इंडेंजर एनिमल्स। इंडेंजर्ड का मतलब होता है संकट, संकटापन्न जंतु, संकट है इनके ऊपर समाप्त होने के। तो बूजो इज रिमाइंड ऑफ द डायनासोर, जैसे आपके यहाँ से डायनासोर फिनिश हो चुके हैं, बूजो के माइंड में तुरंत क्वेश्चन आता है कि जैसे कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ से जो हमारे डायनासोर हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, क्या इसी तरह ये भी एक दिन हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, यदि आप इनको सुरक्षित नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, नीचे आ जाइए, एक वर्ड दिया हुआ है, इंपोर्टेंट वर्ड है, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plant, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil and river etc। यानी आपका ये जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, तो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। इकोसिस्टम हमारा प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसमें पाए जाने वाली जो भी नॉन लिविंग हैं, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब मिलकर क्या है, इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जब भी आप किसी नेशनल पार्क या उस पर जाएंगे तो आपको जो भी ऑफिस होगा वहाँ पे एक रेड डाटा बुक मिलेगी, उसमें रिकॉर्ड होता है कि हमारे यहाँ से इस रिजर्व से ये एनिमल्स एंड ये प्लांट्स एंडेंजर्ड हैं या एक्सटेंट, मतलब समाप्त हो चुके हैं या समाप्त होने के कगार पर हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू चिल्ड्रन। He tells them that red data book is the source book which keeps a record of all endangered animals and plants। जो endangered हैं, जो समाप्त होने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड रखती है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय ए internationally by an organization। India also maintain red data book for plant and animals found in India। इंडिया में पाए जाने वाले, हमारी इंडिया भी ऐसा रिकॉर्ड करती है। वैसे इसको एक इंटरनेशनल संस्था है वो इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, लेकिन इंडिया में हमारे भारत सरकार भी इस काम को करती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन आप बहुत फेमस वर्ड है, पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। माइग्रेशन क्या होता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो क्या है, माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी वर्ड। माइग्रेटरी वर्ड क्या है, एक वर्ड बच्चों को वहाँ दिखाई देती है, ठीक है, बच्चों को वर्ड दिखाई देती है, बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, तो बताते हैं माइग्रेटरी वर्ड है। सपोज वो कहीं से उड़कर आई थी और वहाँ पे फ़िलहाल अपना टाइम व्यतीत कर रही थी अपनी ब्रीडिंग के लिए, और जैसे ही जो सीजन है उसके वहाँ पर या क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग होगा, तुरंत वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। दीज वर्ड हैव फ्लोन हर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड से कहीं भी उड़ के आती हैं, जैसे हमारे यहाँ फेमस है हमारा घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में साइबेरियन क्रेन का आना साइबेरिया से। माइग्रेटरी वर्ड्स फ्लाई टू फार अवे फ्रॉम एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम। यानी एक निश्चित समय पर ये जो वर्ड होती हैं माइग्रेटरी वर्ड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये उड़कर आती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप सोचेंगे कि बच्चे पैदा करने के लिए सीधी बात यह है अपने अंडे देने के लिए कई हजार किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। तो देखने में और सुनने में आपको अजीब लगेगा कि केवल अपने बच्चे पैदा करने के लिए वर्ड्स इतने साइबेरिया और आपके जो साइबेरियन कंट्री हैं उनसे उड़कर इतनी दूर से, जो कई हजार किलोमीटर दूर है, वहाँ से उड़कर केवल और केवल अंडा देने के लिए आते हैं। यस, तो ये वर्ड ऐसी हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ से ये माइग्रेट करती हैं और इंडिया में या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चली जाती हैं, और जैसे ही क्लाइमेट कंडीशन चेंज होती हैं ये दोबारा से अपने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि हमें पेपर को रिसाइकल क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से कि आपका जो पेपर है किससे बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स। जब आप प्लांट्स की जो बार्क होती है, लीव्स होती हैं, उनको काटेंगे तो आपका पेपर बनाया जाता है, और आपका इससे क्या है डिफॉरेस्टेशन होता है। इसीलिए
जो भी आपका पेपर है उसको आपको फेंकना नहीं चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए, जिससे हम बहुत सारे प्लांट्स को अपने को बचा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है बेटा आपका रिफॉरेस्टेशन। यदि आप सपोज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको रिफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए, यानी आपको जितनी अमाउंट में प्लांट्स को आप काट रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी अमाउंट में प्लांट को आपको लगाना भी चाहिए, जिससे हमारी प्रॉब्लम कहीं हद तक क्या हो सकती है, सही हो सकती है। इसीलिए हमें क्या है, न्यू प्लांट लगाने चाहिए। तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू द डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का आंसर क्या है, रिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉय प्लांट बाय द प्लांटिंग न्यू ट्री, यानी रीस्टॉक कर सकते हैं आप, जो आपने प्लांट्स काटे हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं, उनकी जगह आप नए प्लांट लगा सकते हैं। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज, जो आपने काटे हैं उसी स्पीसीज के आपके प्लांट लगाने चाहिए आपको। सपोज आपने बरगद का प्लांट काटा है, नीम का प्लांट काटा है, तो आपको बरगद, बनियान ट्री या नीम का या शीशम का प्लांट ही लगाना पड़ेगा। आप बरगद का पेड़ काट रहे हैं और लगा रहे हैं फाइकस, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइकस एक बहुत छोटा प्लांट होता है, उससे इतनी अमाउंट में आपको जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिस टाइप का प्लांट काट रहे हैं, जिस चीज़ का काट रहे हैं, उसी अमाउंट में आपको लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको इसमें है, कुछ आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स में बताए गए हैं। देयर आर सम बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस हियर। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हमारे यहाँ अपने जंगलों को सुरक्षित करने का एक एक्ट है जिसको गवर्नमेंट बनाती है। दिस एक्ट इज एम एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। इसका वर्क क्या है, प्रिजर्वेशन करना, उनको कंजर्वेशन करना, प्लांट्स को, फॉरेस्ट को, एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन द नियर लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, यानी जो लोग इन जंगलों के आसपास रह रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को बुलाकर समझाना, ट्रेनिंग देना, ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। ओके, आपका चैप्टर फिनिश हुआ है। आप वीडियो और चैप्टर दोनों को ध्यान से पढ़ें एक बार। थैंक यू।